सूचना सहायक परीक्षा 2013 का पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ क्वेश्चंस का। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 49 क्वेश्चंस कराए थे। पार्ट 2 में मैं अराउंड 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहाँ पे, और जो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे होंगे उस पेपर के वो मैं पार्ट 3 में करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, 1 किलोबाइट कितना होता है, तो यहाँ पे 1024 आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस इनमें से कौन सी है? तो इसमें से सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस दोस्तों आपकी है मैग्नेटिक टेप होती है। ठीक है। ये कौन सी होती है फिर? हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये होती है रैंडम एक्सेस। ठीक है, रैंडम एक्सेस होती है। सीक्वेंशियल एक्सेस आपकी है मैग्नेटिक टेप। क्वेश्चन नंबर 88, विच की ऑन द कीबोर्ड टेक्स अस टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है मान लीजिए मेरी लाइन है। ठीक है, इस लाइन के आपका कर्सर यहाँ पे है, आपके कर्सर को आपको यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ से यहाँ पे आपको लाना है इसको। तो आप कौन सी की का इस्तेमाल करोगे यहाँ पे? तो आपको जो यहाँ पे है होम की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 88 में आपका सेकंड आंसर होगा होम की। होम की से आप जो है फर्स्ट इस पे बिगनिंग पे आ जाओगे लाइन की। क्वेश्चन नंबर 89, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन एट सेम टाइम। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक समय पे चलाने की अनुमति देता है? उसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अगर इसका हिंदी अनुवाद करोगी तो भी आपको इसमें समझ में आ जाएगा। मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज़्यादा कार्य करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम द कंप्यूटर वी यूज़, मतलब किसी फाइल और फोल्डर को मुझे कंप्यूटर से सदा के लिए डिलीट करना है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पे शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 90 देखोगे तो उसमें थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। क्वेश्चन नंबर 91, विच कंपनी डेवलप्ड द क्विक टाइम फॉर्मेट। ठीक है, क्विक टाइम फॉर्मेट किस कंपनी ने बनाया था? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत कम लोगों को पता होगा इसमें। तो यहाँ पे आएगा एप्पल। एप्पल ने बनाया था क्विक टाइम फॉर्मेट। ठीक है, तो एप्पल इसमें राइट आंसर होगा 91 में। लाइनक्स इज अ टाइप ऑफ, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक तो लाइनक्स क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओएस बोलते हैं इसको, ओएस है लाइनक्स, और ये ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपका 92 में आ जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 93, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका पार्ट है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट होता है। 93 में आ जाएगा आपका 1। अब आपको दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको जो पढ़ना है, हाँ, इस कंप्यूटर एग्जामिनेशन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑफिस का वर्जन वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। ये आपको पढ़ना है। 2010 और 2013 के इसको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको 90% ध्यान आपको इस पर रखना है। 10% आप इसको 2013 के भी कुछ कुछ जो इससे डिफरेंस है बस उसको पढ़ जाना, बाकी तो कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको जो अपना फोकस है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन में आपको इसी पे लगाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। तो इसमें आपको एक्सेल पढ़ना है, वो भी 2010 वाला पढ़ना है। आपको पावर पॉइंट भी इसी का पढ़ना है, MS एक्सेस भी इसी का पढ़ना है, आपको जो है वर्ड वाला पार्ट भी इसी का पढ़ना है। तो इसको कंसिडर करना आप अपने एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए। जो पिछली बार एग्जाम लगती थी, जैसे सूचना सहायक 2013 का पेपर है, इस वक्त कौन सा कंसिडर किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन 2007 कंसिडर किया गया था, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये 2007 वाला वर्जन आया था आपका 2013 वाले पेपर में। तो देखो गवर्नमेंट एग्जाम में लगभग 6 से 7 साल का अंतर होता है टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में। आप देखोगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 कब आ गया था? 2006 में आ गया था, लेकिन उसके सवाल रेलेवेंट थे 7 साल बाद वाले एग्जामिनेशन में, क्योंकि सरकार जो है सॉफ्टवेयर पुराने वाले ज़्यादातर यूज़ करती है। आपको क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाएंगे, इसलिए आपका ये एग्ज़ाम है 2021 में भले ही लग रहा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंट आपका सॉफ्टवेयर मतलब काम में आएगा, जिसको आपको पढ़ना चाहिए, वो ये वाला होगा। ठीक है, 2016 तो बिल्कुल मत पढ़ना, उसमें से तो बहुत कम चांसेस है कुछ पूछने के। 2010 और 13 में से ज़्यादा चांसेस है। 10 सबसे ज़्यादा पढ़ना, 13 जो भी डिफरेंस है उसमें से पढ़ लेना आप। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू कौन सा नहीं होता? तो देखो नॉर्मल होता है, वेब लेआउट भी होता है, प्रिंट लेआउट भी होता है, तो 95 में सेकंड आ जाएगा। वर्क व्यू कुछ नहीं होता। इन द ऑफिस, इन ऑफिस XP रूलर फॉर टॉप एंड लेफ्ट मार्जिन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछेंगे। अभी इसमें ऑफिस XP में पूछा है। ठीक है, आप आपको लेटेस्ट वाले में इसमें पूछ लेगा, 2010 वाले का पूछ लेगा।
13 वाले का पूछ सकते हैं, दो में से पूछेंगे, 2016 वाले इसमें नहीं पूछेंगे, बहुत रेयर चांसेस है। तो यहाँ पे पूछ रहा है भाई रूलर जो होता है वो मार्जिन का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, किस मेन्यू में मिलता है बेसिकली। तो 96 में आपका सही आंसर हो जाएगा व्यू मेन्यू में मिलता है हमें वो, व्यू में। ओके 97, इफ द लेफ्ट एज वेल एज राइट साइड ऑफ द पैराग्राफ इज अलाइंड, अगर किसी पैराग्राफ की लेफ्ट और राइट साइड अलाइंड है तो इसे क्या कहेंगे। ठीक है 97 में आप इसको कहेंगे जस्टिफाइड, इसको बोलते हैं जस्टिफाइड। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू सेव एज करते हो ना आप, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। बहुत ईजी प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया, F12 आता है। ठीक है 99 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इवन आईए में भी कई बार पूछा गया है, ये आईए शायद 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो 99 में आपका सही आंसर हो जाएगा F7। 100, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज, किस एरिया में आप वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज फिल करते हो जब आप एक्सेल का यूज़ करते हो। तो आपका 100 में सही आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार में हम करते हैं। और कहाँ कैसे स्टार्ट करते हो आप किसी भी फॉर्मूला को, इक्वल के साइन से। ओके क्वेश्चन नंबर 101, विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडोज इंटू 2 पार्ट्स इन MS ऑफिस 2007। ठीक है तो मुझे विंडोज ऑफिस 2007 को अगर उसमें किस मेन्यू ऑप्शन में अगर मुझे विंडोज़ को स्प्लिट करना है तो मुझे कौन सा, कैसे मैं उस स्प्लिट के ऑप्शन तक पहुंचूंगा बेसिकली पूछ रहा है। तो अगर ये मेरी विंडो है और उसको मुझे 2 भाग में डिवाइड करना इस तरह, तो किस ऑप्शन के थ्रू मुझे मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, इस चीज़ को कर सकता हूँ। तो इसको ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 की बात कर रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा 101 में हो जाएगा दोस्तों व्यू में जाकर आपको स्प्लिट पे क्लिक करना है तो आपको इस तरह विंडोज़ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 102, इन MS एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड, जो भी आप कमेंट्स सेल जो मतलब ये आपका कोई सेल है। ठीक है एक्सेल में बहुत सारे सेल्स होते हैं आपको पता है। तो मान लीजिए इसमें इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर आपने एक कमेंट ऐड कर दिया, इस सेल का संबंध, इस सेल के जो अंदर जो भी डेटा है वो किससे संबंधित है, इसकी कोई जानकारी रख दी यहाँ पे। ठीक है तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको सेल टिप बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना टिप का मतलब आप कुछ लिख रहे हो। ठीक है तो स्मार्ट टिप, वेब टिप, इसका मतलब आपने कुछ लिखा है इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे टिप मतलब हो जाएगा इसका सेल के लिए कुछ लिख रहे हैं तो सेल टिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है टिप मतलब आप कुछ लिख रहे हो, नोट लिख रहे हो। ओके क्वेश्चन नंबर 103, इन MS एक्सेल गेटिंग डेटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। तो देखो मान लो ये एक शीट है, ये दूसरी शीट है और मुझे इस शीट का डेटा इसमें चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रेफरेंसिंग का यूज़ करूँगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रेफरेंसिंग। ठीक है तो 103 में राइट आंसर हो जाएगा आपका रेफरेंसिंग। ओके क्वेश्चन नंबर 104, इन MS एक्सेल अ न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज अ लेबल वैल्यू इफ दैट डज प्रीसीड इट। तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, मान लो कुछ भी है, न्यूमेरिक वैल्यू 5 है, इसको मुझे एज अ लेबल ट्रीट करना है, तो मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो मुझे अपोस्ट्रोफी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें 104 में आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, in MS Excel how do you rearrange the data in ascending or descending order। MS Excel में आप डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे, किस तरह करोगे। मान लीजिए आपके पास डेटा है 2 5 4 ठीक है 6, इस तरह की आपके पास संख्याएं हैं और आपको बोले कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए MS Excel में, यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हाउ यू गोना परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन MS Excel, ये पूछा गया प्रश्न में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 106 में 1, डेटा एंड सॉर्ट की मदद से। ठीक है अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट डू यू मीन बाई एक्सेल वर्क स्पेस। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बेसिक प्रश्न है लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज आते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है एक तो वर्कशीट और वर्क बुक में क्या अंतर है। ठीक है इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसको पढ़ लेना आप अच्छे से। सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाई एक्सेल वर्क स्पेस, तो इसमें जो आपका राइट आंसर जो होगा, जो ग्रुप ऑफ वर्क बुक्स को बोलते हैं हम वर्क स्पेस। ठीक है देखो वर्क बुक्स के अंदर आती है आपकी वर्कशीट्स, तो वर्कशीट का कलेक्शन क्या होता है आपका, ये वर्क बुक, और वर्क बुक्स का कलेक्शन आप कहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए, वर्क स्पेस में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो 107 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है यहाँ पे।
तो 108 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 4। बॉर्डर कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं होता, बॉर्डर नहीं होता कोई भी, बोल्ड होता है, अंडरलाइन होता है, इटैलिक तीनों होते हैं, पर बॉर्डर नहीं होता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज फॉर अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। ठीक है, रेडीमेड स्टाइल होती है, उसको प्रेजेंटेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते क्या है? तो रेडीमेड स्टाइल्स को हम हमेशा टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, आप कहीं भी जाओगे, अब अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आईटी इंडस्ट्री में, आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। टेम्पलेट होता है बेसिकली खाका, जिसको बोलते हैं हिंदी में खाका। कि मान लो मुझे कोई कुछ भी सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, किसी प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, तो पहले से कुछ टेम्पलेट बने होते हैं जिसके आधार पे मैं अपना कोड डिज़ाइन करता हूँ, या जिसके आधार पे मैं अपनी जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग वगैरह बहुत सारे काम करता हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेडीमेड डिज़ाइंस। और ये प्रोवाइड कौन करते हैं? यूजर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, थर्ड पार्टी भी प्रोवाइड कर सकती है, या आपके कई टूल्स होते हैं, अगर आप उन यूज़ करना है तो वहाँ पे जैसे टेम्पलेट्स आते हैं बने बनाए, ताकि आप उसका अच्छे से यूज़ कर सको। तो टेम्पलेट का मतलब होता है रेडीमेड स्टाइल्स, जो पहले ऑलरेडी बना रखी है या प्रोवाइड करा रखी है बाय यूजर्स और बाय किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको मिली हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 110 में 4। क्वेश्चन नंबर 111 इन एम एस पावर पॉइंट टू न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन वी कैन चूज। अगर मुझे नई स्लाइड, ये तो मतलब क्लासिक क्वेश्चन है एम एस पावर पॉइंट का, हर बार पूछा जाता है कि मुझे सपोज अगर नई स्लाइड ऐड करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होती है, हमें कुछ भी नया बनाना होता है तो हमेशा Ctrl+N का यूज़ किया जाता है, कुछ भी नया बनाना होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं बच्चे कि Ctrl+N मतलब न्यू, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे Ctrl+M आएगा, तो 111 में 1। और ये सबसे क्लासिक क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट का, कुछ पूछे ना पूछे ये जरूर पूछते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 113, तो 113 में क्या पूछ रहा है? इन एमएस पावर पॉइंट इलिप्स मोशन इज अ प्री डिफाइंड। इलिप्स मोशन क्या होता है? तो ये एनिमेशन स्कीम होती है दोस्तों, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 इन एम एस पावर पॉइंट 2007 टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन प्रेस। अगर मुझे पहले से कोई प्रेजेंटेशन मेरे पास पड़ी हुई उसको ओपन करना है तो आप क्या करोगे? Ctrl+O करोगे, फिर वहाँ पे आप जैसे कहाँ पे, जैसे आपका कंप्यूटर स्क्रीन है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होता है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड्स, इस तरह के यहाँ पे दिख रहे होते हैं आपको ऑप्शंस। आप जैसे Ctrl+O करोगे आपको दिख जाएगा कि किस लोकेशंस आपको दिखेगी, वहाँ पे जाके आपको अपनी फाइल जहाँ भी पड़ी है वो ओपन कर लेनी है। ठीक है, तो 114 में आपका ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 व्हाट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। कॉलम और रो का अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों? बताइए क्या बनेगा? 115 में यहाँ पे सेल बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 117 विच ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ फॉर्म इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में मुझे अगर फॉर्म्स क्रिएट करने हैं तो मैं किन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करूँगा? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टेबल्स एंड क्वेरीज का आपको यूज़ करना होगा अगर आपको फॉर्म्स क्रिएट करने हैं MS एक्सेस में। क्वेश्चन नंबर 118 द डेटाबेस लैंग्वेज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। अगर मुझे डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे किस लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। कई बार तो सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ DCL की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताओ, इसकी फुल फॉर्म बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो DCL की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये DDL होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DQL होती है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फिर इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, ये लिस्ट आप रट लेना। इस टेबल को अगर आपने रट लिया, आपके कभी इसमें से कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। वैसे इसका राइट आंसर DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये आपको टेबल याद रखनी है। ये है आपके SQL कमांड्स, इसमें कौन कौन से आते हैं? DDL, DML, TCL होती है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, DQL होती है डेटा क्वेरी लैंग्वेज और DCL होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है? बताइए रिवोक जो है इसमें से किससे संबंधित है? DCL, DQL, TCL, DML, इस तरह के 4 ऑप्शन दे देंगे। या इनमें से कोई पूछ लेगा बताओ ट्रंकेट किससे संबंधित है, बताओ रोल बैक किससे संबंधित है, बताओ अपडेट किससे संबंधित है। ठीक है, और आपको ऑप्शंस में DDL, DML, TCL, DQL ये सब देते रहेंगे। तो आपको ये टेबल अच्छे से रटनी है दोस्तों। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का
सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है ना तो ये टेबल है। अगर आपको ये टेबल रटी हुई है, आपके 2 नंबर पक्के एग्जाम में, कहीं नहीं जा रहे 2 नंबर, अगर आपने ये टेबल अच्छे से रट रखी है तो याद रखना। अपडेट पार्ट होता है आपका डीएमएल का, रोल बैक पार्ट होता है टीसीएल का, आपका ट्रंकेट पार्ट होता है डीडीएल का, रिवोक होता है डीसीएल का, डीक्यूएल में केवल एक आती है सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एमएस एक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वैल्यूज टू चूज फ्रॉम। ठीक है, तो एमएस एक्सेस में किससे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट करता है बेसिकली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 119 में 4 लुकअप विजार्ड होता है। ठीक है, तो ये इसको 4 कर लेना। ठीक है, 4 है, 4 क्वेश्चन नंबर 4 लुकअप विजार्ड, ऑप्शन नंबर 4 बेसिक। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। 122 में क्या दे रखा है, फंक्शन ओवरलोडिंग हैपन्स एट। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग कब होती है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। फंक्शन ओवरलोडिंग कब होती है, तो इसका तो 122 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कंपाइल टाइम पे होती है। और फंक्शन अगर यहाँ पे ओवर राइडिंग आ जाता, ठीक है, ओवर राइडिंग आ जाता अगर, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रन टाइम। ओवर राइडिंग जो होती है वो रन टाइम पे होती है, ओवरलोडिंग होती है कंपाइल टाइम पे। इस चीज़ को याद रखना, ओवर राइडिंग रन टाइम, राइडिंग इससे याद रख लेना, राइडिंग रन, लोडिंग कंपाइल। ठीक है, लोडिंग कंपाइल राइडिंग रन, इससे याद रख लेना आप। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं 125 पे। क्वेश्चन नंबर 125 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस में कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं होता 125 में, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रिलेशनशिप। ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, जबकि टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स ये आपके ऑब्जेक्ट्स होती है, इसमें डेटा रखा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 126, तो 126 क्या बोल रहा है, माउस इज है, तो माउस इनपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 127, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस आर डन बाय। अर्थमेटिक कैलकुलेशन कौन करता है दोस्तों, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। तो 127 में आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, रैम कैन स्टोर। रैम क्या क्या स्टोर कर सकती है, तो रैम के अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, ओनली प्रोग्राम ओनली डेटा, नहीं, प्रोग्राम और डेटा दोनों हो सकते हैं। ओएस आपका रैम में स्टोर नहीं होता, ओएस आपका किस पे स्टोर होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टोर होता है हार्ड डिस्क पे। तो ओएस में तो हार्ड डिस्क आएगी और यहाँ पे प्रोग्राम एंड डेटा रैम पे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ डायग्राम ऑफ एन एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 129, अ डायग्राम ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के हर बार पूछा जाता है, फ्लो चार्ट बोलते हैं उसको। एल्गोरिदम का अगर मुझे ग्राफिकल मतलब एक डायग्राम के थ्रू बताना है कि मेरा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। अभी आईए का पेपर 2021 में जो हुआ था ना, सेम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दोस्तों, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में रिपीट होता है, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है, इवन आईएएस में रिपीट होते हैं, तो ये तो क्या ही चीज़ है। तो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ये क्वेश्चन इस तरह आया था, उसमें बताऊँ कैसा आया था, उसमें ब्लैंक स्पेस आ गया था, ट्रैक्स एंड डैश आर रिलेटेड टू, बस। तो वहाँ पे कुछ सेक्टर का चूज़ करना था, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, मुझे जितना याद है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने। तो 130 में आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर आते हैं ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ऑक्टल नंबर, मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, आपको पता है ऑक्टल नंबर। तो 131 में बताइए ऑक्टल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि ऑक्टल नंबर क्या होता है, जिसमें 8 आएंगे, टोटल 8 नंबर होंगे, तो 0 से कहाँ तक होते हैं, n-1 तक होते हैं। और यहाँ पे बेस जो है आपका 8 है, तो 0 से कहाँ तक जाएंगे आपके, 0 to 7 तक जाएंगे। ठीक है, 0 to 7 तक आपके नंबर जाएंगे। तो 0 से 7 तक यहाँ पे कोई दे रखा है, तो 8 डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 गलत, ये गलत हो जाएगा। 7 डिजिट फ्रॉम 0 to 6, 7 तो होती नहीं, 8 होती है। 9 डिजिट फ्रॉम 0 to 8 भी गलत है, तो मतलब नन ऑफ दीज आएगा इसमें। आपका आंसर होना चाहिए था यहाँ पे 0 to 7, और टोटल डिजिट्स आपकी 8 हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132, विच कंप्यूटर वायरस रिकॉर्ड्स एवरी मोमेंट यू मेक ऑन योर कंप्यूटर। आप जो भी कंप्यूटर पे मूवमेंट करते हो, तो कौन सा कंप्यूटर वायरस उसको कैच कर सकता है आपकी सारी मोमेंट को, तो की लॉगर बोलते हैं उसको।
क्वेश्चन नंबर 133, सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम इनटू असेंबली लैंग्वेज, तो उसको बोलते हैं असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा असेंबलर होगा। मशीन लैंग्वेज के लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। 134 में आते हैं अब हम। OMR किसके लिए स्टैंड करती है? तो ओके, क्वेश्चन नंबर 134, OMR स्टैंड्स फॉर, OMR किसके लिए स्टैंड करती है? OMR की फुल फॉर्म बतानी, बेसिकली ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्वेश्चन नंबर 135 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होती है? 135 में बताना है आपको। तो 135 में आपका राइट आंसर को डिस्क, हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं। कीबोर्ड वगैरह तो मेमोरी डिवाइसेस होती नहीं है वैसे भी, ये तो इनपुट डिवाइसेस हैं। 136, क्वेश्चन नंबर 136, आस्की किसके लिए स्टैंड करता है? आस्की की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 137, तो 137 क्या बोल रहा है? द नेम ऑफ द टेबल विच इंडिकेट लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, वो होते हैं ना ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो इस टेबल को बोलते क्या हम? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। 137 में 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 137 में 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। ये आपका जो ऑप्शन है 138 में, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, इसको 4 कर लेना, ठीक है, 4। तो इसको बोलते हैं हम दोस्तों 4, और ये जो 2 कॉलन है, सेमी कॉलन, और उसके बाद थर्ड सेमी कॉलन बाहर है, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। और ये जब आप यूज़ करते हो, मान लो हैश इंक्लूड आपने प्रोग्राम लिखा, मेन बनाया, उसके बाद 4 लूप इस तरह चला दिया और ये प्रिंटफ चला दिया, तो ये रन फॉर एवर, हमेशा रन करेगा, ठीक है, ये होता है इनफाइनाइट लूप। तो इसका प्रोग्राम भी आप इस तरह लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। द एम इन HTML स्टैंड फॉर, HTML के अंदर जो एम वर्ड होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मार्कअप, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 141 में चलते हैं। द नेम बिफोर @ इन ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस में जो @ से पहले आता है उसको क्या बोलते हैं? भाई @ के बाद आता है उसको तो डोमेन बोलते हैं, पर @ से जो पहले आता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं हम यूज़र ID, ठीक है। जैसे मान लो k@gmail.com, ये मेरा अगर ईमेल एड्रेस है सपोज, जो कि है नहीं बट अगर मानते हैं ये है, तो ये k है, ये यूज़र आपकी ID हो जाएगी, और ये gmail.com क्या हो जाएगा? आपका डोमेन नेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 क्या बोल रहा है? द इंटरनेट यूजेज विच प्रोटोकॉल, इंटरनेट कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है 142 में? तो TCP/IP इसको बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स, 4 बिट्स के द्वारा आप कितने डिफरेंट नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो 16 कर सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144, 144 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च इंजन, सॉरी सर्च इंजन नॉट रिसर्च, सर्च इंजन कौन सा है? तो MSN भी है, रेडिफ, याहू, सारे ही हैं यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो ये हो गए आपके, यहाँ तक 50 हो गए। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 146 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो ये इस वीडियो में यहाँ तक रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा मैं और भी एक मास्टर क्लास पे वर्क कर रहा हूँ, एक मैं आपको 1000 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, वो हिंदी में होंगे, और एक इंग्लिश के लिए, जो इंग्लिश के विद्यार्थी उनके लिए भी एक वीडियो बना रहा हूँ। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, जैसे वो पूरी हो जाएंगी वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। अब काफ़ी सारी वीडियो मैं फटाफट अपलोड करूँगा। राजस्थान GK की वीडियोज़ पे भी काम चल रहा है, करंट अफेयर्स की वीडियोज़ पे भी काम चल रहा है, तो बहुत सारा कंटेंट अब आपको मिलने वाला है। थोड़ा समय लग रहा है उनको बनाने में, जैसे ही वो कंप्लीट होंगे मैं काफ़ी सारा डेटा अपलोड करूँगा, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।